आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनका नाम सुनते ही ना दिमाग में दो तस्वीरें एक साथ बनती हैं। एक तरफ प्रेरणा और दूसरी तरफ विवाद। एक ऐसा इंसान जो आज भी लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। प्रेम, ध्यान, विद्रोह, सेक्स, अध्यात्म, ज्ञान, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो दुनिया है जिसे ओशो ने बनाया था। दुनिया में ऐसे बहुत कम नाम हुए हैं जिन्होंने समाज को इस तरह से हिलाकर रख दिया हो। और सच कहूं तो यही विरोधाभास उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत से, उनकी जड़ों से। हम ये देखेंगे कि कैसे एक विद्रोही सोच वाला बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे चर्चित और विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु बन गया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1931 में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। नाम था चंद्रमोहन जैन। और देखिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने दावा किया कि उन्हें आत्मज्ञान मिल गया है। 60 का दशक आते आते वो एक करिश्माई स्पीकर बन चुके थे और 1974 तक तो पुणे में उनका आश्रम दुनिया भर के लोगों के लिए एक ठिकाना बन गया था। अब बात करते हैं उनके सबसे अनोखे फलसफे की, जोरबा द बुद्धा। सोच कर देखिए, एक तरफ जोरबा है जो जिंदगी के हर पल का जश्न मनाता है, भौतिक सुखों को पूरी तरह जीता है, और दूसरी तरफ है बुद्ध जो गहरी शांति और ध्यान में लीन है। ओशो ने कहा, दोनों बनो, मतलब दुनिया को पूरी तरह जियो, नाचो गाओ और साथ ही अपने अंदर की शांति को भी खोजो। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब ओशो ने सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बोलना शुरू किया तो जाहिर है हंगामा तो होना ही था। भारतीय प्रेस ने उन्हें सेक्स गुरु का टैग दे दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी टैग ने पश्चिम के हजारों युवाओं को उनकी तरफ खींच लिया जो पुरानी सोच और बंधनों से आजादी चाहते थे। और अब कहानी भारत से निकलकर पहुंचती है अमेरिका। एक ऐसा सपना जो रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसाने का था। ये ओशो की जिंदगी का सबसे महत्वाकांक्षी और हाँ, सबसे विवादास्पद अध्याय था, रजनीशपुरम। जरा कल्पना कीजिए इस सपने की। 1981 में अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी गई और फिर हजारों अनुयायी वहां पहुंचे और मिलकर रेगिस्तान में एक पूरा शहर खड़ा कर दिया। अपने खेत, अपना एयरपोर्ट, अपनी पुलिस फोर्स, सब कुछ था वहां। और सबसे अजीब बात, इस सब के बीच ओशो ने 3 साल के लिए मौन व्रत ले लिया। वो किसी से बात ही नहीं करते थे। लेकिन जब आप इतनी तेजी से कुछ बनाते हैं तो टकराव तो होता ही है। रजनीशपुरम की ये जबरदस्त ग्रोथ वहां के लोकल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और देखते ही देखते ये सांस्कृतिक टकराव कानूनी लड़ाइयों में बदल गया। मतलब उस यूटोपिया पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था। और फिर वो सपना टूटने लगा। जो स्वर्ग बनाने की कोशिश थी वो कैसे अपराध और साजिश के जाल में फंस गई। ये है रजनीशपुरम के अंत की कहानी। ये नंबर देखिए, 751। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें 1984 में जहर दिया गया था। ये अमेरिका का सबसे बड़ा बायोटेरर हमला था और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में हुआ ये था कि कम्यून की लीडरशिप ने एक लोकल चुनाव जीतने के लिए आसपास के रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया ताकि लोग बीमार पड़ें और वोट ना दे पाएं। यह अमेरिकी इतिहास का पहला बायोटेरर अटैक था। ओशो ने हमेशा यही कहा कि उन्हें इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता था। और इसके बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। ओशो पर इमिग्रेशन फ्रॉड का केस चला और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। उनकी सबसे खास सहयोगी मां आनंदशीला हत्या की कोशिश के आरोप में जेल चली गईं। रजनीशपुरम का सपना पूरी तरह से बिखर चुका था। तो रजनीशपुरम तो खत्म हो गया, पर सवाल और भी गहरे हो गए। ओशो आखिर थे क्या? एक सच्चे रहस्यवादी या लोगों को अपनी बातों में फंसाने वाले एक माहिर मैनिपुलेटर? चलिए उनके आखिरी सालों और इस कभी न खत्म होने वाली बहस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो वापस वहीं लौटे जहां से सब कुछ बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, पुणे आश्रम। 1990 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने वहीं से अपना संदेश देना जारी रखा। तूफान भले ही गुजर गया था, लेकिन उनकी आवाज शांत नहीं हुई थी। तो आखिर में ओशो को कैसे याद किया जाए? देखिए, 2 तस्वीरें हैं।
एक तरफ वो रहस्यवादी जिनकी किताबें आज 70 से ज्यादा देशों में बिकती हैं, जिनकी ध्यान की तकनीकें लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वो गुरु जिनकी संस्था ने आपराधिक काम किए, जिन पर अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करने का आरोप लगा और जिनकी रॉल्स रॉयस गाड़ियों का बेड़ा हमेशा चर्चा में रहा। इतने विवादों के बाद भी ये चार्ट देखिए, ओशो का असर कम नहीं हुआ है। 70 से ज्यादा देशों में उनकी किताबें, दुनिया भर में उनके ध्यान केंद्र और नई नई डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब दिखाता है कि उनकी कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या वो प्यार और आज़ादी सिखाने वाले एक रहस्यवादी थे या फिर डर और कंट्रोल का केंद्र? ओशो का ये विरोधाभास आज भी एक पहेली है, और शायद यही पहेली है जो उनकी कहानी को हमेशा जिंदा रखेगी।